हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन लिखा जाता है, फिर समझेंगे इसको ध्यान से। तो लिखता हूँ, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कैपिटल P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हुई इसकी भूमिका हो गई थी। यहाँ एक वैद्युत द्विध्रुव है AB ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है और बीच की दूरी 2L है, हम जानते ही हैं। ये तो एक बिंदु है स्मॉल r दूरी पर जिस पर करनी है तीव्रता ज्ञात। तो ये पहला आवेश -Q हुआ और ये दूसरा आवेश +Q और ये इनके बीच की दूरी 2L, यानी कि मध्य बिंदु से L इस तरफ और मध्य बिंदु से L इस तरफ, और मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कैपिटल P है। ये दूरी है मध्य बिंदु से स्मॉल r, और इस बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये द्विध्रुव है इस तरह से और ये इसकी अक्ष है। इसी की अक्ष पर एक बिंदु है, इस पर तीव्रता ज्ञात करनी है, इसलिए इसके कहते हैं अक्षीय स्थिति, यानी कि अक्ष पर जो स्थित बिंदु है उसके पर तीव्रता अक्षीय स्थिति में तीव्रता कहलाती है। ठीक, तो इस बिंदु पर जो तीव्रताएं होंगी वो -Q आवेश के कारण होंगी और +Q के कारण होंगी। तो दोनों के कारण आवेशों के कारण हम तीव्रता ज्ञात करते हैं और फिर उसका हम परिणामी एक निकालते हैं। ठीक, तो +Q आवेश के कारण तीव्रता इस तरफ होगी और -Q के कारण इस तरफ होगी। इन्हें हम कह देते हैं E1 तथा E2। ठीक, इस बात को भी हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। इसमें द्विध्रुव के +Q आवेश
के कारण तीव्रता E1 तथा -q के कारण तीव्रता E2 है। ठीक है, तो अब हम E1 और E2 कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका परिणामी हम निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ कि E1 क्या होगा। तो E1 होगा हमारा बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं इससे कि तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r²। ये तो हुआ हमारा सूत्र। ठीक है, अब इसके आधार पर हमें तीव्रताएं निकालनी हैं। तो E1 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r, और r का मतलब होता है यहाँ पर दूरी। तो -q से दूरी जो है वो है r+l और +q से दूरी है r-l। तो यहाँ पर हम देखते हैं E1 तीव्रता है +q के कारण, तो दूरी यहाँ पर होगी r-l का होल स्क्वायर, और इसकी दिशा होगी, ये है AB, इसे AB कहा था हमने, तो इसकी दिशा होगी BP दिशा में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो दिशा हुई BP दिशा में। BP का मतलब B है और P इस तरह। इसी तरह से इसी फॉर्मूले से E2 कैलकुलेट करेंगे। तो E2 इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/ यहाँ पर दूरी जो है वो होगी r, तो ये है इतनी, और l ये है, तो r+l हो जाती है, r+l का होल स्क्वायर, और इसकी दिशा होगी अंदर की तरफ। ठीक है, तो E2 की दिशा है, तो ये हो जाती है P से लेकर A की दिशा में। इसको लिखते हैं PA दिशा में। तो इस तरह दोनों तीव्रताएं हमें अलग अलग मिल जाती हैं। अब हमें देखना है परिणामी तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कैपिटल E1 तथा E2 के अंतर के बराबर होगी, अंतर के बराबर होगी, क्योंकि E1 बड़ा है E2 से। तो अब हमें जो है परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो परिणामी तीव्रता में हम ये देखेंगे कि बड़ा कौन सा है। बड़ा होगा यहाँ पर E1। E1 इसलिए बड़ा है क्योंकि E1 देखिए, E1 है Q/r-l। तो जब r-l है यहाँ पर, तो ये टर्म छोटी है क्योंकि r में से कुछ घटाया जा रहा है, तो ये छोटी टर्म है, और यहाँ पर ये r+l है, तो r में कुछ जोड़ दिया जाता है, तो ये टर्म इसके मुकाबले में बड़ी है। तो हर में जब बड़ी टर्म होती है तो वो वैल्यू छोटी होती है, तो बड़ी है यहाँ पर, तो E2 है छोटा। और हर में जब छोटी टर्म होती है डिनोमिनेटर में, तो वो टर्म वो वैल्यू बड़ी आती है। तो E1 की वैल्यू यहाँ पर बड़ी है, E2 की वैल्यू छोटी है। तो बड़े में से हम छोटा घटा देंगे परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए। तो कैपिटल E बराबर होगा E1 माइनस E2। तो ये बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r+l का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉमन ले लेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और साथ में Q भी कॉमन आ जाता है।
तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। Q/4πε0 के ये कॉमन चल रहा है। अब यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। इस तरह से एलसीएम आ गया, इनका गुणा होगी बेसिकली दोनों की, इसकी गुणा इधर होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। ठीक है जी। Q/4πε0 के, तो अब स्क्वायर खोलते हैं दोनों के, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, इस तरह से ये आ गया। और माइनस के बाद इसका स्क्वायर खोलेंगे, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, इस तरह से आ गया। और इसका हो जाता है दोस्तों r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये किस तरह से होगा ये भी मैं आपको बता दूँ अलग से। ये इस तरह होता है क्योंकि एक फॉर्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी ए प्लस बी इसी तरह से है r माइनस एल आर प्लस एल, तो उसका हो जाता है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और क्योंकि ये दो बार हैं इसलिए ये स्क्वायर यहाँ पर आता है। तो आगे सोल्व करते हैं इसको। 1/4πε0 के r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2rl, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से चलता है। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाता है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाता है, और ये हो जाता है Q/4πε0 के 2 और 2 यानी 4rl/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ तक पहुँच जाती है परिणामी तीव्रता की वैल्यू। अब इसमें लिखते हैं हम आगे कि L का मान R की अपेक्षा कम है, यानी L इज लेस देन R, तब L स्क्वायर इज वेरी मच लेस देन R स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब यह है कि L का मान R की अपेक्षा कम है, यानी कि जो ये L जो है, इस L की वैल्यू हो सकता है मिलीमीटर में हो या हो सकता है सेंटीमीटर में हो, लेकिन R की वैल्यू जो है वो बड़ी है, यानी कि R 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर हो सकता है, लेकिन L की वैल्यू मिलीमीटर या सेंटीमीटर के ऑर्डर की है। तो L का मान R की अपेक्षा कम है, तो L स्क्वायर का मान R की अपेक्षा और अधिक कम होगा। और अधिक कम होता है उस तरह दिखाते हैं कि L छोटा है R से, तब L स्क्वायर और भी ज़्यादा छोटा होगा R स्क्वायर से। तब L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। तो क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए इसको नगण्य यानी कि ना के बराबर माना जा सकता है। तो इसकी वैल्यू हम रख लेंगे बच्चों यहाँ पर 0। तो ई बराबर होगा 1Q/4πε0 के 4rl और r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हमने कह दिया 0 और इसका स्क्वायर है। ठीक है, नगण्य कह दिया यानी कि 0 मान लिया हमने इसको। तो Q/4πε0 के 4rl/r की पावर 4, और यहाँ पर 4 पावर आ जाती है, एक पावर ऊपर है तो ये यहाँ पर कट जाती है, 3 पावर बचती है। तो E इज इक्वल टू होता है Q/4πε0 के 4l/r, और इसको हम इस तरह लिखते हैं E इज इक्वल टू 2 × 2QL/4πε0 के r क्यूब। और हम जानते हैं पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p बराबर होता है 2q L के। तो यहाँ पर हम p की वैल्यू रख देते हैं, तो E इक्वल टू होगा 2 इंटू पी अपॉन 4πε0k r क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, इसको हम अच्छे से लिख देंगे। E इज इक्वल टू 1/4πε0k 2p अपॉन r क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है जी, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण, और दिशा होगी इसकी ऋणावेश से धनावेश की। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो आप जो है इसको 2-3 बार जो है चेक कर लें, देख लें कि कहाँ इसमें दिक्कत महसूस हो रही है। ठीक है, तो यहीं तक था ये।